औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मेरा ये व्लॉग है या लेक्चर समझ लें, इसका उन्वान है या टाइटल है सोचिए। ज़ाहिर है, सोच इंसान और जानवरों को मुमताज़ करती है एक दूसरे से, और इंसान का दर्जा इसीलिए अफजल है कि ये सोचता है। तो आज की सोच जो है वो ये है कि 14 अगस्त 2023 को सदारती अवार्ड दिए गए। अच्छा, अभी सदारती अवार्ड जब देखें हम तो उसमें हैरत होती है कि इसमें कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं दिया गया जो कि साइंस के शोबे में हो, किसी इंजीनियर को मिला हो या कोई डिज़ाइनर को मिला हो, या किसी भी ऐसी शख्सियत को मिला हो जो केमिस्ट हो, डॉक्टर हो, फिज़िक्स में काम किया हो, या साइंस के किसी सब्जेक्ट में उसने कोई मार्का मारा हो। तो इसी को कहते हैं कहतल रजाल। ये जो हमारे फ़नकार लोग हैं, इनकी हौसला अफजाई लाजमी करनी चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन किसी भी मुल्क की प्रायोरिटीज़ जो हैं उसको हमने देखना लाजमी होता है कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। जो उसकी प्रायोरिटीज़ होंगी वही उसका आउटपुट होगा। तो आज के जो व्लॉग में जो इम्पोर्टेंट जो इशू रेज़ कर रहा हूँ वो ये है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे। इसमें देखें, ये 1945 के बाद एक जो वर्ल्ड ऑर्डर आया था उसमें मीडिया का किरदार बहुत अहम था। और इधर एक तरफ सोवियत यूनियन का मीडिया था, एक तरफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ का। अमेरिका उनको लीड कर रहा था। इसमें उस वक्त से उन्होंने साइंस पे काम करना शुरू कर दिया हुआ था। आपको पता है कि अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बम फेंके और जंग का नक्शा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नक्शा तब्दील कर दिया गया। अब अमेरिका क्यों बना, इतना पावरफुल क्यों बना? उसके पीछे सिंपल रीज़न थी कि उसने साइंस पे काम किया, उसने टेक्नोलॉजी पे काम किया, उसने अपने असलहे पे काम किया, और उसके अलावा साथ साथ उसने जो मीडिया था उसको ओन करना शुरू कर दिया, यानी कि ख़रीदारी शुरू कर दी, या एक उनका मीडिया फ्लोरिश होना शुरू हो गया। आज हम देखते हैं कि जितनी न्यूज़ हमारी तरफ आती हैं वो वेस्टर्न मीडिया से आते हैं, और पर्टिकुलरली अमेरिकन इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा होता है। जो अमेरिका हमें दिखाना चाहता है या यूरोपियन कंट्रीज दिखाना चाहते हैं, हम वही देखते हैं। अब इसमें जो एक बहुत अहम बात थी वो ये कि कभी हमने सोचा कि हमें पूरे मीडिया में किसी साइंसदान का नाम नहीं आता। अमेरिका में, इज़राइल में, इवन इंडिया में, पूरे यूरोप में हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में साइंसदान काम कर रहे हैं। साइंसदान का मतलब ये है जो मेडिकल में काम कर रहा है वो भी साइंसदान है, केमिस्ट्री में काम कर रहा है, मैथमेटिक्स में काम कर रहा है, फिज़िक्स में काम कर रहा है। ये सारे साइंसदान को के मतलब ज़ुमरे में हम इसको लाएंगे। अब हम देखते हैं कि ये क्या एक अजीबोगरीब गेम खेली गई है। अजीबोगरीब गेम क्या खेली गई है? उससे पहले, इस गेम से पहले मैं आपको एक चीज़ जो आगाह करना चाहता हूँ। जिन्होंने मैथ कम्युनिकेशन पढ़ी हुई है उनको तो इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट का पता है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई वो उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें, एक टर्म्स हैं 3, वो पहले एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक लफ्ज़ होता है एजेंडा सेटिंग। एजेंडा सेटिंग यानी कि जिनके पास मीडिया है, या मीडिया में पहले न्यूज़पेपर्स और जराइद होते थे, प्रिंट मीडिया होता था, लेकिन अब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल करेंगे। ज़ाहिर है एक बहुत पावरफुल ये मीडिया है, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक जो भी आप कहें इसको। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये मिल के एजेंडा सेटिंग करते हैं। एजेंडा सेटिंग क्या करते हैं कि इनकी अपनी मर्ज़ी होती है कि क्या खबर देनी है, क्या नहीं देनी है, जो देनी है उसको कितनी देनी है। और आपको पता है कि अगर आधी खबर दी जाए वो झूठ बन जाती है, यानी कि हाफ ट्रूथ जो होता है वो झूठ के ज़मरे में आता है। जब तक आप पूरा प्रोफाइल नहीं देंगे उसको खबर का, वो खबर नहीं होगी, वो प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा होगी। तो एजेंडा सेटिंग, ये सारे जो हमारा वो सब जो कॉन्सेप्ट है मैस कम्युनिकेशन का, ये बड़ा हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 1945 के बाद से अब तक पूरी दुनिया में। दूसरा जो है इसका गेट कीपर का कॉन्सेप्ट है। गेट कीपर मीन्स जैसे आप गेट के ऊपर कोई एक आदमी बैठा हुआ है, उसकी मर्जी है, किसी को वो अंदर जाने देता है, किसी को अंदर जाने नहीं देता।
वो एक तरह का कंट्रोल होता है। उसको हदायत दे दी जाती हैं कि फ़लाँ बंदा अंदर आ सकता है, फ़लाँ नहीं आ सकता, फ़लाँ व्हीकल आ सकती है, फ़लाँ नहीं आ सकती। तो यही जो है गेट कीपर कॉन्सेप्ट हमारी मैस कम्युनिकेशन में भी इन है। उसका मतलब ये है कि जो मीडिया है हमारा, या यूरोपियन या अमेरिकन जितना इंटरनेशनल मीडिया है, वो अपनी मर्ज़ी से ख़बरें कंट्रोल करते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसको जारी करते हैं। जो उनकी मर्ज़ी होगी उनको रोक लेंगे। जैसे अगर इस्लाम के फेवर में कोई जा रही है चीज़ तो उसको मिनिमाइज़ कर देंगे। अगर जैसे दहशतगर्दी है, अगर हाँ मुसलमान कोई मुलव्वस हो किसी ऐसी वाक़े में, तकरीब कारी में, तो उसको दहशतगर्दी कहा जाता है। अमेरिका में वही सेम वाक़या होता है, अमेरिकन करते हैं, उसको दहशतगर्दी का नाम नहीं दिया जाता। उसको कहते हैं ये पागल है, ये फनेटिक है, या जो भी है व्हाट्सएवर, लेकिन उसको दहशतगर्दी का नाम नहीं दिया जाता। तो ये जो एजेंडा सेटिंग है और गेट कीपर का कॉन्सेप्ट है, ये आप समझें तो आपको सारा उनका मीडिया का रोल समझ आना शुरू हो जाएगा। तीसरी एक चीज़ है बैंड वैगन। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है कि चंद एक लोगों ने काम शुरू कर दिया, उसके बाद लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया कि ठीक है इसके पीछे अब निकल गए हैं। यानी कि मॉब मेंटालिटी भी होती है, इसको हम कह सकते हैं। लेकिन जो ट्रू फैक्ट है वो यही है कि चंद एक लोग सोशल या इकोनॉमिक या किसी एक फील्ड में या किसी चीज़ में आके जब एक लग जाएं एक तरफ, तो लोग उसके पीछे अंधाधुंध तकलीद करने शुरू हो जाए। जैसे आप फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी पुल से नीचे देखना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे बहुत से लोग रुक के वो भी पुल के नीचे देखना शुरू कर देंगे। यानी कि बैंड वैगन इफेक्ट ये है। अब मैं आता हूँ असल इशू की तरफ। आप मीडिया से सब लोग वाकिफ़ हैं, हमारे पास खबरें आती हैं, अब तो खैर चैनल सारे आ जाते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि इन खबरों में उनके कोई भी साइंटिस्ट का नाम नहीं होता? बहुत रेयर होता है कि कोई साइंटिस्ट का नाम आए। लाखों की तादाद में साइंटिस्ट काम कर रहे हैं पूरे यूरोप में, और ये जो अमेरिकन रीजन में इजराइल भी शामिल है उसमें। तो लेकिन वो अपने जितने साइंसदान हैं, जितने डेवलपर्स हैं, उनको आप वो खुफिया रखते हैं, क्योंकि असल हीरो उनके वो हैं। उनको उन्होंने पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट नहीं करते, वो उनका एसेट है, उनको छुपा के रखते हैं। और आप कभी गौर करें, जब नोबेल प्राइज़ मिलते हैं तो आपने साइंस के मैदान में ख़ास तौर पे तो आप देखें कि अक्सर नोबेल प्राइज़ का नाम आपको पहले कभी पता ही नहीं होता कि किसको मिला है, ये कौन है। इसे केमिस्ट्री में काम किया है तो उससे पहले आप नाम ही नहीं पता होता लोगों को। तो गोया कि अपने असल हीरोज़ को उन्होंने छुपा के रख दिया हुआ है और वर्किंग कर रहे हैं। उस वर्किंग की वजह से डे बाय डे उनकी तरक्की होती जा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने दूसरा एक और एजेंडा सेटिंग और गेट कीपर कॉन्सेप्ट के तहत एक और काम किया हुआ है कि पूरी दुनिया में सेलिब्रिटीज़ का मतलब कॉन्सेप्ट पेश कर दिया हुआ है। पहले हीरो का कॉन्सेप्ट होता था, अब सेलिब्रिटीज़ का होता है। जैसे फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेटर हो गए, स्क्वाश का हो गया खिलाड़ी, उसके अलावा टेनिस के प्लेयर्स हो गए। अब आप देखें पूरी उन्होंने इनको ग्लैमराइज्ड इतना कर दिया हुआ है फिल्म इंडस्ट्री को भी, कि अब हम लोग कैसे उनका फॉलो किनको करते हैं, जो मीडिया में हैं, जिनकी पजीराई होती है, जिनको लोग मीडिया दिखाता है हमें, जिसको हीरो बना के पेश किया जाता है, ये हमारे आगे ये चीज़ लाएँ। अब देखें बॉलीवुड में या हॉलीवुड में कोई ऐसा हेयर स्टाइल मुतारफ़ होता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे लग के उस हेयर स्टाइल को अपना लेती है। कपड़ों का जो है डिज़ाइन, वो फिर कोई खिलाड़ी है उसका कोई हेयर स्टाइल या उसका स्टाइल लोगों को भाता है और लोग उसके पीछे बैंड वैगन इफेक्ट के तौर को अपना के उसके पीछे लग जाते हैं। तो गोया के कहने का मकसद ये है कि अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स जो जितने भी हैं, जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो उन्होंने ख़ुद तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करते जाते हैं, इनोवेशन करते जाते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाते जाते हैं, अपनी इकोनॉमी बेहतर बनाते हैं, अपने मुल्क को डेवलप करते रहते हैं। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया को इधर लगा दिया, क्रिकेट पे लगा दिया, स्क्वाश पे लगा दिया और फिल्म इंडस्ट्री पे लगा दिया, और हम उनको ग्लैमराइज्ड करके हमें पेश, जब ऐसी चीज़ें की जाती हैं तो हम उसी ग्लैमर के पीछे भागते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। यानी कि हमारी तवज्जो उधर साइंस और टेक्नोलॉजी के बजाय उधर
इस तरफ ले आए हुए हैं। अब अगर ये जो यूरोपियन या अमेरिकन जिनके मैं जिक्र कर रहा हूँ, अगर ये लोग अपने हीरोज़ को, जो असल हैं साइंसदानों को, इंजीनियर्स को इतना मुकाम दे दें, मीडिया में उनको प्रोजेक्शन करते रहें, तो पूरी दुनिया के लिए वही हीरो बन जाएंगे। और वो पूरी दुनिया उन्हीं साइंसदानों, उन्हीं जो अचीवर्स हैं, डेवलपर्स हैं, जो आईटी में काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ केमिस्ट्री फिज़िक्स वगैरह में काम कर रहे हैं, अगर वो पूरी दुनिया उनको फिर हीरो अपना बनाना शुरू कर देगी। और फिर क्या नतीजा निकलेगा कि वही बजाय कि हम इन चीज़ों में पढ़ने के, हम उन चीज़ों में, साइंस और टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया उधर इन्वॉल्व हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। सम अप कर रहा हूँ कि इसमें दूसरी बात ये है कि हम जो अवार्ड देते हैं वो देखें कि किन को देते हैं, और वो जो अवार्ड देते हैं वो किन्हें देते हैं। अब तो थोड़ा सा ये स्लाइड आपके पास मौजूद है, ऊपर आ रही है। तो 2014 में जो पाकिस्तान में 159 अवार्ड्स दिए गए टोटल, 2015 में 156, फिर 16 में 132 करते करते 2023 में 696 अवार्ड पाकिस्तान में दिए गए, सिविल अवार्ड्स। इसके मुकाबले में इंडिया ने 2014 में 127 अवार्ड दिए और 2023 में 106 अवार्ड दिए। यानी कि हमसे कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी हमसे ज़्यादा आबादी है, कितना ज़्यादा हमसे डेवलप है, लेकिन उसके अंदर जो है अवार्ड्स की तादाद आप देख लें कितनी कम है। अब हम अब चलते हैं अपने पुराने भाई बांग्लादेश की तरफ। तो 2014 में इन्होंने 25 अवार्ड दिए और 2023 में इन्होंने 31 सिविल अवार्ड्स दिए। गोया कि ये देखें कि हम तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद, हम उनसे कितना दूर पीछे होने के बावजूद, हम अवार्डों के वो किन लोगों को दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। जब हम ऐसे लोगों को देंगे तो फिर हौसला अफजाई भी उन्हीं की होगी, ग्लैमराइज्ड वर्ड भी वही होगी, और हमें एक एजेंडा सेटिंग के ज़रिए ऐसी चीज़ों के पीछे लगाया हुआ है। तो मेरा ये आज का ये मैसेज है कि खुदारा सोचिए सोचिए सोचिए, क्योंकि इंसान और हैवान में यही फ़र्क है। अगर आप नहीं सोचते तो आप हैवान हैं, अगर आप सोचेंगे तो आप इंसान के ज़मरे में फिर आएंगे। तो इसलिए ये चीज़ों को सोचिए, सोचना शुरू कर दें, क्योंकि आपने ही आगे जाके मुल्क की भागदौड़ संभालनी है। आप लोगों के हाथों में ये मुल्क आना है। अगर आज से सोचना शुरू हो जाएंगे क्या सही है क्या गलत है, तब इंशाअल्लाह ताला कल को हमारा मुल्क बेहतर हो सकता है। अगर आपने सोचना नहीं है तो फिर जो आज हालात हैं, कल इससे भी बुरे हालात आपको फेस करने पड़ेंगे, हमारी आइंदा नस्लों को भी फेस करना पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक और अहम बात है, वो ये कि हमारी मुस्लिम वर्ल्ड जो है, ज़ाहिर तुर्की से लेके पूरे मिडल ईस्ट और साथ हम अफ्रीका के काफ़ी ममालिक और सऊदीया, ये मिडल ईस्ट वगैरह, ये ख़ास तौर पे ये इलाका बहुत रिच है, तेल की दौलत से माला माल है, मादनियात हैं। लेकिन अफसोस होता है और दुख भी होता है कि इतना इनका जो पैसा है ये सिवाय अय्याशियों के कहीं नहीं लगाते। अगर यही पैसा साइंस और टेक्नोलॉजी पे लगाया होता इन्होंने, तो ये हम लोग कहीं से कहीं जा पहुँचते। अमेरिका जो है वो जो आबाद हुआ उस वक्त कुछ भी नहीं था वहाँ। अमेरिका में बैरन इलाका था, जंगलात थे, पहाड़ थे, खारदार चीज़ें थी, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वहाँ जाके लोगों ने मेहनत की और कामयाब हुए, और आज अमेरिका सुपर पावर है। इसी तरह जापान की मिसाल है। जापान के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं है, यानी प्रोड्यूस नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर जाती। उन्होंने दूसरी इंपोर्ट करके चीज़ें और अपनी सारी चीज़ें बनाई, और साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट पे तवज्जो दी। तो यही हमारा डायलेमा है कि हमारे पास, मुस्लिम वर्ल्ड के पास इतने वसाइल हैं, इतने ख़जाने हैं, लेकिन हमारे पास, हमने कभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी पे कभी काम नहीं किया। आप देख लें कि पूरे मिडल ईस्ट या पूरे आपको सऊदीया वगैरह में आज तक हमारे मुस्लिम वर्ल्ड में जो ख़ास ये और खिता है, इसमें जदीद दौर है, 45 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज तक यहाँ आपको कोई काबिल ज़िक्र साइंसदान, केमिस्ट, डॉक्टर या इंजीनियर या इस तरह का कोई आपको नाम नज़र नहीं आता होगा जो कि वर्ल्ड लेवल पे हो। तो ये एक मेरा ये मैसेज था। तो सोचिए कि अनुमान से मैं और भी चीज़ें आपसे डिस्कस किया करूँगा। अब ये याद रखिएगा, ये जो पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ ये इररेलेवेंट नहीं है। अगर CSS एग्ज़ाम दे रहे हैं, PMS का दे रहे हैं, जब आपकी सोच डेवलप होगी,
सोचना शुरू कर देंगे इन चीज़ों पे, तो यही जब पॉइंट रिफ्लेक्ट करेंगे आपके राइटिंग में, पेपर्स में ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी तो आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। इंटरव्यू में जब जाएंगे आपके पास सोचने का आप आपकी सोच अच्छी होगी तो यही चीज़ें आपके इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट होंगी, तो वहाँ भी आप मार्क्स अच्छे लेंगे। आखिरी जो कंक्लूजन में करना इस पर वो ये है कि अक्सर का नौजवान ये कहते दिखाई देते हैं कि इस मुल्क ने हमें दिया क्या। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और वाकई बहुत अच्छा भी लगता है और वो शायद हक बेजाना भी हैं लेकिन कभी हम ये भी सोचें कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। अल्लाह पाक ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, बहुत ज़बरदस्त मुल्क दिया है। इसकी लोकेशन, इसकी मिनरल्स, इसमें इतने बेतहाशा खजाने हैं, लेकिन मुल्क बहुत अच्छा है। इसको बिगाड़ा हमने खुद है, हमने बिगाड़ा है। और हमारे जो हुक्मरान हैं या जितना भी हमारा सोसाइटीज़ है, हर एक ने अपने मुकम्मल इसमें भरपूर हिस्सा लिया है इसको बिगाड़ने में। तो अगर ये आज हालात ये हैं तो इसके ज़िम्मेदार हम हैं, अमेरिका नहीं है, कोई और सुपर पावर नहीं है, चाइना नहीं है, इंडिया भी नहीं है। इसके हालात के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। सोचिए, जब सोचेंगे तो आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।